नमस्कार साथियों, आज हमारा बड़ा ठीक हो सकती है। क्या इसका इलाज संभव है या नहीं है, या एक जो मान्यता है कि इसका जो कोई इससे प्रभावित होता है वो जिंदगी भर दवाई खाता है। तो हम आज कोशिश करेंगे, बहुत सारी अपनी जिज्ञासाएं, बहुत सारे अपने सवाल हैं जो डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसको परमानेंटली, इस बीमारी को परमानेंटली अपने भारत से भगाने के लिए या इससे निजात पाने के लिए क्या क्या उपाय है। डॉक्टर संदीप यादव, दोस्तों जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करें, खैर मकदम करें और हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमें आज अस्थमा के बारे में कंप्लीट जानकारी दें। धन्यवाद सर, थैंक यू हेनरी जी, थैंक यू। और सभी को सुपर एलेक्स, जैसा कि हेनरी जी ने बताया, आज हम फिर से लाइव हुए हैं एलेक्स वर्ल्ड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हेनरी जी ने बताया, आज हम एक स्पेशल बीमारी के ऊपर बात करने वाले हैं। उस बीमारी का नाम है अस्थमा। ये अस्थमा है और आज हम कंप्लीट इसके बारे में जानेंगे कि क्या है अस्थमा, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो उम्मीद करूंगा कि आज के जो भी अस्थमा से संबंधित आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी आपके डाउट हो, वो 100% आज आपके कवर कर पाए और आप इस बीमारी को अच्छे से समझ पाए। एक्चुअली डॉक्टर साहब, अस्थमा होता क्या है? क्या अस्थमा जिसे कहते हैं, क्या है क्या अस्थमा, इसकी बीमारी क्या है, ये जरा बताइए पहले। जी जी, बिल्कुल सही। देखिए, अस्थमा एक बीमारी है। अस्थमा को आप मॉडर्न साइंस की अगर बात करें तो बहुत सारे नामों से इसको हम समझ सकते हैं। इसको ब्रोंकियल अस्थमा वैसे बोला जाता है, बाकी इसको ब्रोंकाइटिस बोला जाता है, ब्रोंकोलाइटिस इसको बोला जाता है। ऐसी बहुत सारी नामों से इसको जाना जाता है। और अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में इसको तमक श्वास के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकोलाइटिस है या तमक श्वास है, इन नामों से इस बीमारी को समझा जाता है कि इसको, और आम लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसको दमा के नाम से जाना जाता है। दमा, ये इस बीमारी का नाम है। डॉक्टर साहब, ये जो दमा बीमारी है, इसके कारण क्या है कि क्यों होती है? इसके कारण जरा हमें दर्शकों को बताइए, ताकि इन सब चीजों से आगे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनसे बचाव किया जा सके। डॉक्टर, इसके कारण बताइए। जी देखिए, हम अस्थमा के कारणों पे चर्चा करेंगे, क्यों होता है, सारी चीजें आज हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हेनरी जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो दमा है, जो ये अस्थमा है, और मैं सभी से शेयर करना चाहूंगा कि ये एक आज के टाइम में हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। कितनी बड़ी समस्या बन गई है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज हमारे भारत में करीबन 10 से 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। और उसमें से भी 6% लोग बच्चे जो है वो पीड़ित हैं, 2% अडल्ट पीड़ित हैं। इसका मतलब बच्चे ज्यादा हैं। बच्चे ज्यादा हैं, जी बिल्कुल, बच्चे ज्यादा हैं। तो बड़े दुख की बात है कि बहुत छोटी उम्र से हमें इस बीमारी से पूरी उम्र लड़ना पड़ता है। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण प्लीज हमें बताएं, हमारे सारे दर्शकों को बताएं कि इनके लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी के, और बचपन में अगर किसी बच्चे को लगती है तो किन लक्षणों की वजह से हम ये बता पाते हैं कि इसको दमा है, और इसका इलाज, फिर उसका आगे प्रक्रिया शुरू की जाती है। जी जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो अस्थमा से पीड़ित है, दमा से पीड़ित है। और दोस्तों, पहले हम इसके मुख्य कारण क्या क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम इसके लक्षणों के बारे में जानेंगे कि अस्थमा के कारण क्या है, दमा के कारण क्या है। देखिए दोस्तों, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकोलाइटिस या जो भी मेडिकल साइंस में जो भी मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, जिस भी बीमारी के अंत में आइटिस शब्द हो, जिस बीमारी को संबोधित करने में उसके नाम के आखिर में आइटिस शब्द हो, तो आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, सूजन। दोस्तों, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जो सांस के जो हमारा श्वसन तंत्र है उससे संबंधित ये बीमारी है। इसके मुख्य कारण क्या है उसको समझने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा श्वसन सिस्टम के, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों, होता क्या, ये हमारा नाक है, हमारा मुंह है, स्पेशली हमारा जो भगवान ने हमें जो सांस लेने के लिए जो ऑर्गन बनाया स्पेशली नोज है। हम माउथ ब्रीदिंग भी करते हैं, पर भगवान ने जो स्पेशली बनाया है सांस लेने के लिए वो हमारा नोज है। हम क्या करते हैं, नोज से शुरू होता है, हमारा एक्सटर्नल पार्ट है, नोज से एयर अंदर जाती है, हमारी विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं।
ट्रैकिया बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ये जो नलकी है, विंड पाइप है, यहाँ से, और कई बार लोग डाउटफुल होते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, आप भी कई बार सोचते होंगे कि हम खाना खाते हैं, वो ट्रैकिया, हाँ, कि वो एक नलकी है, नाक वाली भी दोनों तो एक ही नलकी है, तो फिर खाना भी क्या उसी में जाता है? या कई बार लोगों को मैंने ऐसे क्वेश्चन में से कहा, तो पहले ये जानिए कि जैसे आप देखते हैं नाक है वो भी यहीं पे गले में खुल रहा है ना, या तो एक ही ट्यूब है, एक ही ट्यूब है, तो क्या फिर ये उसी में खाना उसी में जाता है या सांस उसी में जाता है ना? दोनों सेपरेट। हाँ, तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों सेपरेट ट्यूब्स हैं। जो आगे आपको नजर आ रहा है, यहाँ से जो आगे फ्रंट में नजर आती है वो है खाने की नलकी, और उसके पीछे है वो सांस की नलकी। और होता क्या है, यहाँ पर एक, आप बहुत ज्यादा मेडिकल लैंग्वेज में नहीं समझ पाएंगे, एक वॉल लगी होती है। तो वॉल लगी होती है जब भी हम खाना खाते हैं, तो वो वॉल क्या करती है, सांस की नलकी को उस सेकंड के लिए ढक देती है जब भी हम कुछ निगलते हैं, और खाना सीधा खाने की नलकी में चला जाता है और वो सांस की नलकी में नहीं जा पाता है। तो एक इस तरह का एक वॉल लगा होता है। जब भी आप कुछ निगलते हैं, जैसे अभी मैंने निगला, तो उस समय के लिए मेरी आवाज बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि मेरे जो सांस की नलकी थी उसको बंद कर दिया, और खाना जो है खाने की नलकी में चला गया। एक बार आप नोटिस करते होंगे कि जब हम खाना खाते हैं अचानक कुछ बोलते हैं तो हमें एकदम फंदा लगता है, खांसी आती है ना? क्या होता क्या है कि जब हम खाना खाते, इसीलिए बोलते हैं ना कि खाना खाते हैं बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। उसका रीजन यही कि जब हम बात करते हैं तो बात हमारी जो भी वॉइस कहां से जनरेट हो रही है, वॉइस जनरेशन का, देखिए आज हम सब कुछ जानेंगे जो आपको जानना चाहिए। वॉइस जनरेट कैसे होती है? हमारी जो सांस की नलकी है उसके ऊपर वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं। जैसे बचपन में आप मेले में गए होंगे तो बजाने की आपने देखा, ये छोटी सी बजाते थे, आपने भी देखा होगा, सब लोगों ने देखा। उसके अंदर दो पतले पतले पत्ती सी होती थी और उनको हम आवाज मारते थे, साउंड क्रिएट करता था। बिल्कुल वैसा ही वोकल कॉर्ड्स हमारे यहाँ पर सिचुएटेड है। नीचे से हवा आती है तो वो हवा के अलग अलग वाइब्रेशन से अलग अलग साउंड क्रिएट करते हैं। तो बहुत एक एडवांस मैकेनिज्म है हमारे गले में। तो होता क्या है, जब हम बोलते हैं तो वो नीचे से सांस आनी चाहिए, और जब हम खाना खा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो उस वोकल कॉर्ड को उधर को ढक देते हैं और खाना अंदर चला जाता है। लेकिन कई बार हम खाना खाते खाते बोलते हैं तो वो जो खाना है या जो पानी वो थोड़ा बहुत सांस की नलकी में चला जाता है, क्योंकि हम दोनों काम एक साथ करने के प्रयास में है। तो ऐसे में क्या होता है, हमें तुरंत खांसी आती है, हमें दम घुटने लगता है ना? तो दोनों, मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों सेपरेट पाइप्स हैं। खाने की पाइप आगे है, उसके पीछे विंड पाइप है, और सबसे पहले जो भी हम सांस लेते हैं वो नाक में जाता है, उसके बाद वो यहाँ से होता है वो विंड पाइप में जाता है। उस विंड पाइप का जो कॉमन नेम है यहाँ से जो शुरू होता है वो है ट्रैकिया, सबसे नली उसको बोलते हैं। ट्रैकिया आगे जाके दो में विभाजित हो जाती है। आपको पता है कि हमारे सांस से संबंधित जो हमारे ऑर्गन है वो लंग्स है, फुफ्फुस है। और आज यकीन मानो, मैं बहुत जगह सुनता रहता था कि लोग कह रहे थे कि सर आज से पहले यही सुना था, इस कोरोना से पहले यही सुना था कि दिल का ध्यान रखना चाहिए, हार्ट का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन अब पता चला कि लंग्स का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। लंग्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही सर। तो आज लोगों को इस लंग्स की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि लंग्स क्या है और कैसे रखना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था, आप स्क्रीन पे जो मैं चीजें बता रहा हूँ आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। हमारी जो ट्रैकिया है उसके बाद वो दो में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट लंग, राइट लंग। ये दो लंग्स है हमारे, दो भगवान ने यहाँ पर जो आपकी रिब्स केज है, जो ये रिब्स का जो केज है ना, ये पूरा जो पसली का जो तंत्र, ये पसलियां भगवान ने बनाई इसलिए है, रिब केज इसलिए बनाया ताकि लंग्स सुरक्षित रह सके। लंग्स को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है, उनको सुरक्षित करने के लिए भगवान ने पसलियों का एक पिंजरा बनाया है। इस पिंजरे के अंदर दो लंग्स है, लेफ्ट लंग, राइट लंग। लेफ्ट लंग है, इसके तीन लोब होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब, तीन लोब में डिवाइड है। उसी तरह राइट की भी तीन लोब्स हैं। और जो ट्रैकिया है वो यहाँ पर आके दो में डिवाइड होगी, लेफ्ट ट्रैकिया, राइट ट्रैकिया। उसके बाद वो जो मेजर जो पाइप है ट्रैकिया, उसके बाद वो छोटी ब्रांचेस में टूट जाती है, उनको बोलते हैं ब्रोंकाइज। छोटी ब्रोंकाइज में बन जाएंगी, और ब्रोंकाइज लास्ट में जाकर और छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, छोटी नली बन जाएंगी, बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स है लास्ट में वो जाके खत्म होते हैं छोटे बैलून्स पे, एयर फिल्ड बैलून्स हैं, छोटे बैलून है जो हवा भरी रहती है। तो इस तरीके से जब हम देखिए, जैसे मैंने सांस ली, नाक में गई, उसके बाद स्विंड पाइप में गई, दोनों तरफ डिवाइड हो गई, लंग्स में गई, ब्रोंकियल्स में गई, जो लास्ट में एयर जो बैलून्स है उसमें हवा भर गई। तो होता क्या है, क्यों हम लेते हैं क्यों सांस लिया हमने, कि हमने लिया, हमारी में गई ऑक्सीजन, इस एयर के साथ ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन हमारे उनमें भर गई, और वहां से भरने के बाद वहां के नीचे ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स से
एयर ऑक्सीजन अंदर ले लेता है और वो ब्लड वेसल्स पूरे शरीर में जाते हैं, हर कोशिका को, हर सेल को वो ऑक्सीजन दे देते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले आते हैं। ब्लड पूरा ऑक्सीजनेटेड किया, उसके बाद वो CO2 लेके आए, CO2 आया, उसको यहाँ पर लाए और CO2 को छोड़ दिया, O2 को वापस ले लिया। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, ऑक्सीजन को ले लिया और हम वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में भरी, हम सांस छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस पर क्या है कि हमने लिया, ये कितना फास्टली सब होता है कि हमने लिया, ऑक्सीजन अंदर गई, वहां पे ब्लड में गई, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और हमने उसको एक्सक्रीट कर, कुछ ही सेकंड में हमने एक्सक्रीट कर दिया। तो ये सारा जो भी सिस्टम मिलके बनता है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। तो जो अस्थमा है, ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारी है, आपको पता ही है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित एक बीमारी है। तो हम पहले इसके जो आपने जैसे पूछा कि हम इसके पहले कुछ लक्षणों पे बात करते हैं, फिर इसके कारण बताऊंगा आपको एग्जैक्टली इसके कारण क्या है। पहले लक्षणों पे बात करते हैं कि अस्थमा के मुख्य लक्षण क्या पाए जाते हैं। अस्थमा के मुख्य लक्षण ये है, सबसे पहला सांस लेने में तकलीफ। अस्थमा के पेशेंट्स को, दमा के मरीज को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, उसको ऐसे खींच खींच के सांस उसको लेना पड़ता है, सबसे पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है उसके गले में, उसकी छाती में सीटी बजने जैसी आवाज आएंगी, जैसे सीटी, वीजिंग बोलते हैं, सीटी बजने जैसी साउंड्स आएंगी उसकी जो उसकी स्वेटिंग होने लग जाएगी, उसको पसीना आने लग जाएगा, उसकी जो पल्स रेट है, अगर आप उसकी नाड़ी गति या पल्स रेट आप उसकी चेक करेंगे तो वो बढ़ जाएगी, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, घबराहट होगी, उसको बार बार प्यास लगेगी। तो इस तरह के लक्षण, मुख्य जो लक्षण है, सबसे पहला जो लक्षण है वो सांस लेने में तकलीफ है, उसको बार बार खांसी आएगी, कफ निकालने जैसा, उसको ऐसा लगेगा कि गले में कुछ फंस गया है, वो निकाल दे। तो ये सारे लक्षण उसमें नजर आएंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो लंग्स इफेक्ट हो रहा है। तो प्लीज ये बताइए कि अस्थमा और कोरोना में अंतर क्या है, कैसे वर्कआउट करें, क्योंकि दोनों ही फेफड़ों के बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही इफेक्ट डाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। आज जैसा कि मैं एक बार पहले भी मेरे वीडियो में बता चुका हूं फ्रेंड्स, आज जो लोग मर रहे हैं, इस महामारी में जो लोग मर रहे हैं, आप किसी का भी पोस्टमार्टम कराएं तो कॉज ऑफ डेथ कोरोना नहीं है, कॉज ऑफ डेथ क्या है? इन्फ्लामेशन इन लंग्स की सूजन, लंग्स में सूजन आने की वजह से लोग मर रहे हैं। कोरोना से नहीं मर रहे, कोरोना की वजह से सूजन आई और मृत्यु का कारण क्या बनी? सूजन। तो सूजन यही है इसका, ये जो शब्द है यही इस बीमारी का कारण है और इसी से आपको सब कुछ समझना है। जो मैंने कारण बताए तो इसका एक ही कारण है सूजन, फेफड़ों में सूजन। मतलब फेफड़ों की जो वॉल है वो सूज के मोटी हो जाती है, तो ऑक्सीजन कम लगता है। जी मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। होता क्या है, जैसे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस, साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, जितनी भी आइटिस वाली बीमारियां हैं, आइटिस का मतलब एक ही इन्फ्लामेशन। अब होता क्या है, जो हमारी सांस की नलकियां हैं, सांस की नलकी के अंदर जो बाहर तो वो मांसपेशी होती है, उसके बाद अंदर की म्यूकस लेयर उसमें होती है, तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, और इन्फ्लामेशन जैसे आप कल्पना करें, आप समझ जाएंगे इस बीमारी को कि कोई भी ट्यूब है, मान लो कोई ट्यूब लें, जैसे मान लो आपका पेन है ना, इस पेन की मान लो बात करें हम, ये पेन एक ट्यूब है, इसमें से हवा जा रही है अंदर। जब होता क्या है, अस्थमा में स्पेशल क्या होता है कि जो अंदर की जो लेयर है उस पे सूजन आ जाती है, और सूजन आती क्या है, जो ये स्पेस, जैसे आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पाएंगे अच्छे से, ये जो इतनी ट्यूब है, और जैसे इसके अंदर सूजन आ जाएगी, ट्यूब क्या आ जाएगी? नैरो हो जाएगी, जो होल है वो सुकड़ जाएगा। और जैसे ये होल ऐसा था, और जैसे ऐसा होगा तो सांस लेने में, खींचने में, निकालने में तकलीफ हो जाएगी। बस यही बीमारी है, यही इस बीमारी का असली कारण है, और वो है सूजन। जो हमारी श्वसन नलिकाएं हैं, जो हमारी ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, उसके अंदर सूजन आना ही इस बीमारी का मुख्य कारण है। अब वो सूजन बहुत सारे कारणों से आ सकती है, उसका एक कारण है कोरोना वायरस। क्या करते हैं, वायरस सभी तरह के वायरस करते हैं। वो वायरस क्या करते हैं, हमारे शरीर में एक स्पेशल, हर कोशिका में पाए जाने वाले एक एंजाइम है जिसका नाम है NF-κB, एक स्पेशल केमिकल है, एंजाइमेटिक केमिकल है, इसका नाम NF-κB। तो NF-κB क्या है सर, मैं आपको समझाऊं। NF-κB हमारे कोशिका में पाए जाने वाली एक चीज है, वो सुस्त पड़ा रहता है, वो सुप्रेस रहता है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है किसी भी कारण से, तो जहां वो एक्टिवेट हो जाता है वहीं पर सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो उसको एक्टिवेट करने के कोई भी कारण होंगे तो समझो वो सूजन बढ़ाने के कारण है।
है ना। कोई भी चीज जो उसको एक्टिवेट करेगी एनएफकेबी को, तो जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, जहां की कोशिका में एक्टिवेट होगा वहीं पर सूजन आनी शुरू हो जाएगी। तो वायरस भी एक कारण है। वैसे एनएफकेबी को एक्टिवेट करने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि रेडिएशन एक कारण है, स्ट्रेस एक कारण है, पोल्यूशन एक कारण है, और एक वायरस भी एक कारण है ना। तो वायरस क्या करते हैं, कोई भी वायरस जब जाता है वो एनएफकेबी को एक्टिवेट करता है। वो कहां के एनएफकेबी को एक्टिवेट करेगा, कहां की कोशिका में करेगा, तो वहीं पर सूजन आ जाएगी। तो ये जो कोरोना वायरस है, स्पेशली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स की कोशिकाओं में सूजन उत्पन्न करता है, वहां के एनएफकेबी को एक्टिवेट करता है। इसलिए कोरोना जब अंदर जाता है तो क्या करता है, हमारी ये जो मास्क जो फेफड़े हैं, जो श्वसन नलिकाएं के अंदर सूजन पैदा करता है और हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। और कॉज ऑफ डेथ क्या है, इन्फ्लामेशन इन लंग्स। तो अस्थमा भी एक ऐसी बीमारी है, अस्थमा में भी उसके भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। पोल्यूशन एक फैक्टर हो सकता है, रेडिएशन एक फैक्टर हो सकता है, स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता है। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। इन सारे फैक्टर की वजह से क्या होता है, हमारी सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि एनएफकेबी की इन्फ्लेमेशन की वजह से ये आपकी जो नलियां सिकुड़ जाती है जी। ऐसा क्या कारण है कि जो अस्थमा को ट्रिगर करता है, मतलब उसको बढ़ा देता है कई फोल्ड में, और अस्थमा के लक्षण दिखने या उससे प्रभावित होना शुरू हो जाता है जी। अस्थमा को ट्रिगर करने के कारण क्या है? जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अस्थमा को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसको एक्यूट अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा, है ना। और एक्यूट अस्थमा में भी एक बड़ा डिवीजन है, अलग अलग डिवीजन उसको कर सकते हैं कि एक तो बड़ा बहुत ही माइल्ड अस्थमा बोल सकते हैं, है ना, एक मॉडरेट अस्थमा बोल सकते हैं, एक सीवियर अस्थमा बोल सकते हैं। माइल्ड अस्थमा क्या है, माइल्ड अस्थमा में कि आपको हफ्ते में 2 या 3 बार अटैक आए, हफ्ते में 2 या 3 बार जिस अब आपको सांस की तकलीफ हुई तो वो आएगा माइल्ड अस्थमा में। मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इसको मेंशन किया है। मॉडरेट अस्थमा में कि आपको 7 के 7 दिन अटैक्स आए, वीक में रोज आपको अस्थमा के अटैक आए, तो आप मॉडरेट अस्थमा में हैं। और सीवियर अस्थमा में क्या है कि रोज तो आए लेकिन एक दिन में भी कई बार अटैक्स आए, तो वो आ गया सीवियर अस्थमा की मल्टीपल अटैक्स, तो वो है सीवियर अस्थमा। अब ये अस्थमा का इसको ट्रिगर करने के बहुत सारे, बिल्कुल आपने सही बताया कि अस्थमा को ट्रिगर, इसको बढ़ाने वाले बहुत सारे कारण हैं। देखिए, मैं जैसे कि आपको बताऊं कि कोई अस्थमा का पेशेंट है तो वो कई बार खेत में जाता है, धूल मिट्टी में जाता है, पोल्यूशन में जाता है, तो उसको अचानक अस्थमा का अटैक बढ़ जाता है ना। तो इसको ट्रिगर करने के बहुत सारे फैक्टर हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे कि धूल, मिट्टी, धुआं, है ना, पोलन ग्रेन्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जब वो इनहेल करता है तो ये उसके अस्थमा के अटैक को बढ़ा देते हैं। उसके बाद स्ट्रेस फैक्टर है, जब भी आदमी, जब अस्थमेटिक पेशेंट है, जब वो स्ट्रेस में जाता है तो उसको अस्थमा का अटैक ज्यादा आता है। इसके अलावा और बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, जैसे स्पेशली रेडिएशन। अभी जैसे आप भी कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि ये जो लोग सांस की तकलीफ से मर रहे हैं, तो कहीं कोरोना नहीं है, कोई 5G स्पेक्ट्रम सुना है शायद, 5G स्पेक्ट्रम की बड़ी बात हो रही है, बड़ा इसके ऊपर विरोध चल रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा चल रहा है कि ये कोरोना से नहीं मर रहे लोग, 5G स्पेक्ट्रम आने की वजह से मर रहे हैं। देखिए, रेडिएशन बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रेडिएशन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन, एनएफकेबी को बढ़ाता है, इन्फ्लामेशन लाता है, तो लोग मर रहे हैं। कॉज ऑफ डेथ क्या है, लंग्स की इन्फ्लामेशन। अब उसमें कारण कोरोना भी हो सकता है, रेडिएशन भी हो सकता है, किसी भी कारण से लोग तो मर रहे हैं सूजन की वजह से। अब उसके कारण कुछ भी हो सकता है, मे बी रेडिएशन भी इसका कारण हो सकता है, बिल्कुल। तो ये रेडिएशन है, स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, धूल मिट्टी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ फूड्स भी हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई लोग अगर पनीर खा लिया तो उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, किसी ने नॉन वेज खा लिया तो दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे मिला के इसके ट्रिगर है, ये सारे मोस्टली ट्रिगर्स माने जाते हैं, ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं कि आप अभी ठीक बैठे हैं, मेरे को अस्थमा है लेकिन मैं ठीक बैठा हूं, लेकिन जैसे मैं बाहर गया रोड पे, धूल उड़ रही थी, मेरे को तुरंत अस्थमा का अटैक आ गया। तो धूल क्या हुई, ट्रिगर फैक्टर हो गया। मैं ठीक बैठा हूं, मेरे को अचानक कोई स्ट्रेस हो गई, मेरे को काम की आपको स्ट्रेस हो गया तो मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो गई, तो ये मेरा ट्रिगर फैक्टर है। ऐसे बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो माने जाते हैं इसके। जी, तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। अब जब ये सब चीजें हमें पता है तो हमें सावधानियां क्या बरतनी है ताकि हम इस चीज से बचे रहें, वो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए डॉक्टर। जी, देखिए, अस्थमा और दमा जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे हैं, अभी मैं सारी वो चीजें आपको बता रहा हूं सर जो मोस्टली डॉक्टर्स को पता है, जिसके बारे में सभी लोग बताते हैं, वो सारी बातें पता है।
हम इसके बारे में कि भाई ये तो वो चीज है जो पता है, कॉमन है, सबको पता है कि ट्रिगर फैक्टर होते हैं, ये है ना। हम इसके बारे में कुछ और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे आपने बताया सावधानी क्या है, तो सावधानी क्या है? सावधानी यही है कि जो एक तो जो ट्रिगर फैक्टर है उनसे हमें बच के रहना है। जैसे आपको पता चल गया कि मेरे को वहां जाने से ट्रिगर होता है, तो आप वहां जाने से अवॉइड कर सकते हैं। आपको ये पता है कि मेरे को ये खाने से ट्रिगर होता है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा कोई चीज आपको पता चल गई कि मेरे को कोई किसी पेड़ पौधे के पास जाने से ऐसा कुछ होता है, तो उससे आप अवॉइड कर सकते हैं। कई लोगों को कुत्ते बिल्ली के बाल से होता है, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि हम बैठे हैं और पास से कुत्ता चला गया, तो उसको छींक आनी शुरू हो जाती है, उसको सांस का अटैक आना शुरू हो जाता है। तो कुत्ते बिल्ली के बाल से हो सकता है, पोलन ग्रेन से हो सकता है। और स्पेशल अभी जो सीजन चल रहा है आयुर्वेद में, जो इस सीजन चल रहा है, अभी का जो सीजन चल रहा है, इसको स्पेशली ये प्रोन सीजन है अस्थमा के लिए। इसीलिए आज हमने स्पेशल आज भाई ये डिसाइड किया कि आज क्यों ना इसी बीमारी की बात करें। अभी मेरे पास जो भी अगर 100 पेशेंटों के फोन आते हैं तो 95 पेशेंट अस्थमा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये प्रोन सीजन है। क्यों सीजन है? क्योंकि ये फसल कटाई का सीजन है। आपने देखा होगा जब भी हम फसल कटाई करते हैं, ग्रेन्स निकालते हैं, दाने निकालते हैं, तो उसमें छोटे छोटे पोल्यूशन में बहुत ज्यादा वो बढ़ जाते हैं एनवायरनमेंट में। तो ये जो मौसम चल रहा है, ये अस्थमा के लिए सबसे जहरीला मौसम माना जाता है। इसमें अस्थमा के पेशेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। और अभी साथ ही साथ कोरोना भी चल रहा है, तो दोनों मिक्सअप हो गए। लोगों को सांस लेने की तकलीफ इस सीजन में वैसे भी होती थी। तो पहली बात तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि ये जो मौसम है, ये अस्थमा का प्रोन मौसम है। इस मौसम में अस्थमा होता है, सीजन चेंज हो रहा है, फसल कटाई हो रही है, तो जो भी किसी को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, तो वह नॉर्मल अस्थमा से भी हो सकती है, कोई और फैक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोरोना उसका फैक्टर हो, है ना। तो आप ज्यादा हड़बड़ी ना करें। तो आपको सावधानी क्या बरतनी है कि जो चीज आपके ट्रिगर फैक्टर्स है, आपको ठंडी चीजें, कई बार ठंडी चीजें पीने से ज्यादा ट्रिगर होता है, तो ठंडी चीजें पीने से अवॉइड करना है, अवॉइड ट्रिगरिंग फैक्टर, और बचना है उन सब चीजों से, बचना है। जी, अब डॉक्टर साहब इतनी आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब एक लास्ट रुपए का प्रश्न, इसमें इलाज की क्या संभावना है? क्या ये लाइलाज है? क्या जिंदगी भर दवाई खानी है, या ऐसा कोई आयुर्वेद में ऐसा कोई इलाज है कि जिससे हम दवाई ना खाएं और इस बीमारी से कंप्लीटली रिकवर हो जाए? डॉक्टर अब इलाज बताइए जरा। जी जी, देखिए अब इम्पोर्टेंट विषय है जिस पे आपको गौर करना चाहिए। दमा, दमा आपने आज तक यही बात सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी अंग्रेजी, दमा तो दम के साथ ही आता है। दम के साथ ही जाता है। सुना है? बिल्कुल सुना है। किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आज तक एक ही जवाब आपको सुना है कि दमा तो भाई दम के साथ ही जाएगा, मतलब जब आप मरोगे तब ये खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका एलोपैथिक विज्ञान में, मॉडर्न साइंस में इसका कोई इलाज संभव नहीं है। क्यों इलाज संभव नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। क्यों वो लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और दोस्तों कैसे क्या ये बीमारी लाइलाज है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए हेनरी जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। मान लो हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, है ना, हमारे जो भी लोग सुन रहे हैं या सबको मैं बताना चाहूंगा कि हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं। बाई चांस अगर यहाँ पर आप धूल उड़ा दी जाए, समझ लो, तो धूल उड़ाने से हो सकता है कि आपको छींके आने लग जाए, आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाए, आपको ईचिंग शुरू हो जाए, और हो सकता है मुझे कुछ ना हो। यहाँ पर अगर 50 आदमी बैठे हो अपने सामने और धूल आ जाए, एकदम धूल मिट्टी उठने लग जाए, तो कुछ लोग छींकने लगेंगे, कुछ लोगों को सांस चढ़ जाएगा, कुछ को खुजली होगा, और कुछ एक ऐसे भी होंगे जिनको कुछ नहीं होगा। होता है ना ऐसा? अगर खराबी धूल में होती, अगर खराबी धुएं में होती, अगर खराबी धूल मिट्टी में होती, तो सबको होना चाहिए था। भाई धूल में खराबी नहीं है, इसका इलाज आपको तभी समझ में आएगा कि इसको एग्जैक्ट कारण समझ में आएगा। ये तो जो चीजें अभी तक हमने बात की तो सबको पता है, कॉमन कारण है, लेकिन अब समझने की जरूरत क्या है, जिस नजर से आप अब आगे से इस बीमारी को समझेंगे कि धूल में जाने से, मान लो धूल उड़ गई, इनको छींक आनी शुरू हो गई, या मुझे छींक आनी शुरू हो गई, हेनरी जी को नहीं आई, हेनरी जी मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो गया, हो सकता है हेनरी जी के नहीं आया। धूल मिट्टी में खराबी नहीं है, खराबी है आपके शरीर में। आपका शरीर उस धूल मिट्टी को सहन नहीं कर पाया, आपने सहन कर लिया, मैं सहन नहीं कर पाया, मैं सहन नहीं कर पाया, आप सहन कर लिया। धूल मिट्टी में खराबी नहीं है, खराबी है आपके शरीर में। अस्थमा अब समझने की जरूरत क्या है, दमा क्या है। दमा एक ऐसी बीमारी है जब भी हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है और हमारे चारों एनवायरनमेंट में कोई चीजें हैं, अगर वो हम पे हैवी पड़ जाती हैं, तो हमारा शरीर कम पड़ जाता है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इस बीमारी को बोलते हैं दमा। खराबी धूल मिट्टी में नहीं है, हमारा शरीर इतना कमजोर है कि वो धूल को सहन नहीं कर पाया, और जैसे कोई धूल अंदर जाएगी, या जो भी धूल धुआं मिट्टी कुछ भी अंदर जाएगी, तो आपका शरीर कमजोर, हाइपर सेंसिटिव हो गया उस चीज के प्रति, और हाइपर सेंसिटिव होते ही जैसे ये नलकी है, जैसे धूल अंदर जाएगी सुबह, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है, भगवान ने बनाया ताकि सुबड़े, नहीं तो भगवान कुदरत ने हमें बनाया है। कुदरत क्या करती है, इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट बना देती है कि सुबड़ता ही नहीं, तो बीमारी होती ही नहीं कभी।
लेकिन ये क्यों बनाया समझना दोस्तों, ये डिफेंस मैकेनिज्म है आपका। क्या डिफेंस मैकेनिज्म है कि कोई ऐसी चीज जो आपके शरीर को हाइपर सेंसिटिव है वो अंदर ना जाए, इसको रोकने के लिए बनाया सिस्टम। ये डिफेंस मैकेनिज्म है देखा जाए तो, अस्थमा एक डिफेंस मैकेनिज्म शील्ड है कि धूल मिट्टी जो चीज को नुकसान पहुंचा रही शरीर को, अगर वो अंदर जाना चाह रही थी तो उसको रोकने के लिए सुकड़ गई। सुकड़ते ही क्या होगा, वो चीज अंदर नहीं लेकिन आपको सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई, है ना। तो बीमारी क्या है, एक्चुअली बीमारी है कि आपका शरीर किसी भी चीजों का, चाहे धूल हो सकता है, धुआं हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, जब वो आपके अंदर जाती है और आपका शरीर उससे हाइपर सेंसिटिव है, तो हाइपर सेंसिटिव चीज है, आपका शरीर नहीं चाहता है वो चीज आपके अंदर जाए, तो आपके सांस की नलिकाएं उसको रोक देती है, और वही है सांस या दमा। अब इसका एलोपैथी में क्या इलाज करते हैं, अब ये इधर आ गई सूजन, इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन आ गई और वो तभी नैरो होगा। इन्फ्लामेशन मेन है कि अंदर सूजन, वो चीज जब भी जैसे जाएगी तो अंदर सूजन आ जाएगी, सूजन आती है चीज सुकड़ जाएगी, है ना। कोई भी चीज आपने देखा होगा, मान लो यहाँ पर मेरे चोट लगे, सूज जाएगा, है ना, तो मोटा हो जाएगा, तो वैसे ही अंदर सूजन आ जाएगी। तो अब वो क्या करते हैं, एलोपैथी में आपने देखा होगा कि वो इनहेलर्स देते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि इनहेलर लेके बच्चे भी आजकल दिख जाते हैं, पंप मारा हुआ। हाँ, तो इनहेलर्स देते हैं या नेबुलाइज करते हैं सांस की नलकियां, छोटी छोटी सांस की गोलियां आपने खाता देखा होगा, लोगों को स्टीरॉइड खाता देखा होगा। तो ये सारा जो ट्रीटमेंट है क्या है, इनहेलर क्या है, जैसे इनहेलर्स में जो भी, चाहे उसमें असलीन है, चाहे उसमें डियोलिन है, या ऐसे बहुत सारे साल्ट्स हैं, ऐसे बाजार में आपको मिलेंगे बहुत सारे। तो वो क्या है, वो दीज आर कॉल्ड एज ब्रोंकोडाइलेटर, डायलेटर, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए, दीज आर ब्रोंकोडाइलेटर। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही हमने इनहेलर लिया, वो दवाई हमारे अंदर गई और उसने क्या किया, जो ब्रोंक्यूल्स जो सुकड़ गई थी उसको डायलेट कर दिया, आपको सांस लेने में एकदम आराम मिल गया। या आपने नेबुलाइज कर लिया, वही ब्रोंकोडाइलेटर आपको अंदर पहुंचा दिया, वो अंदर गए, आपकी सांस की नलियां खुल गई और आपको सांस लेने में एकदम रिलीफ हो गया। रिलीफ तो हो गया, लेकिन क्या बीमारी ठीक हुई? बिल्कुल नहीं, टेम्परेरी। उस सूजन को या तो स्टीरॉइड्स देके या ब्रोंकोडाइलेटर्स देके उस समय के लिए उसको बस दबा दिया गया, उस सूजन को दबा दिया गया, थोड़ी समय के लिए ऐसे उसको खोल दिया गया ताकि सांस आ जाए आपको, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। अगर आप फिर थोड़ी देर में धूल मिट्टी में जाएंगे, कुछ होगा तो फिर आपको हो जाएगा, फिर आपको पंप लेना पड़ेगा। पहले एक दो बार कभी कभी पंप लेने की जरूरत पड़ती थी, धीरे धीरे इसको इसका आदत नहीं बोल सकते, वो बीमारी को एक्चुअली बढ़ा रहा है, वो इसकी इन्फ्लेमेशन को कम नहीं कर रहा है, इसको दबा रहा है, तो बार बार उसकी बार बार जरूरत पड़ती रहेगी, और उसको बार बार इनहेलर, शुरू में तो कई बार होता है कि महीने में एक बार इनहेलर ले लिया, हफ्ते में एक बार ले लिया, लेकिन बाद में 2 दिन में एक बार लेना पड़ता है, बाद में दिन में कई बार तक इनहेलर आपने देखा होगा लोगों को लेते रहते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है कि जो सूजन, जो इन्फ्लेमेशन आई है, उसको खाली कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जाता कि सूजन आई ही ना। इसका कोई इलाज, इसका अपने आयुर्वेद में क्या है इलाज जो परमानेंटली? जी देखिए दोस्तों, बिल्कुल एवरी जी आपने सही कहा कि परमानेंट इसको देखिए दोस्तों, दमा को, अस्थमा को, जो आज से पहले आपने सुना है कि दमा दम के साथ जाता है, पहली बात तो इसको आपको भूलना पड़ेगा। ये अब मिथ टूटेगा, ये मिथ आज से टूटेगा कि दमा दम के साथ जाता है। मैं हजारों मरीजों को आपको ऐसे मिलवा सकता हूं जो जिनको दमा था और आज वो बिल्कुल अस्थमेटिक नहीं है, वो बिल्कुल अपनी स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं, ना पंप और ना कुछ नहीं, कोई दवाई उनको इस्तेमाल नहीं कर रही, बिल्कुल स्वस्थ अपना जीवन जी रहे। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, मेरे पास पेशेंट आते थे सर, जेब में इनहेलर होता था, पंप मारते थे उनको, इनहेलर करते थे। आप सोचें, वो कोई जिंदगी नहीं है सर, बिल्कुल जिंदा रहने की कोशिश है, जिंदा रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, जिंदगी नहीं जी रहे हैं। वो अपने मनपसंद खाना नहीं खा पाते, मनपसंद जगह घूम नहीं सकते, कुछ पहन नहीं सकते, मतलब बहुत रिस्ट्रिक्शन है, जी नहीं रहे हैं वो, है ना। तो हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए आप बीमारी का कारण समझेंगे। बीमारी का कारण है कि हमारा शरीर जब धूल मिट्टी यहाँ पर, देखिए इसी से समझिए आप, धूल उड़ी यहाँ पर, मेरे अंदर भी गई, आपके अंदर गई, तो आपके अंदर सुकड़ेगा, मेरे अंदर नहीं सुकड़ा। क्यों? क्योंकि एक ही कारण है कि आपकी इम्यूनिटी कम है और मेरी इम्यूनिटी ज्यादा है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपका शरीर मजबूत है जो उस धूल मिट्टी को सहन कर रहा है, और मेरा शरीर कमजोर है, मैं धूल मिट्टी सहन नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे को अस्थमा आ गया और आपको अस्थमा नहीं आया। बीमारी का एक ही कारण है, आज से पहले आपने जो भी कारण सुने हो,
बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर है, सब कुछ है जो हमने बातें की, लेकिन असली जो बीमारी का कारण है कि शरीर का कमजोर होना। और शरीर कमजोर का मतलब ये नहीं कि दुबला पतला, शरीर कमजोर का मतलब हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी हमारी कमजोर है, हमारी इम्यूनिटी कम है, इसी वजह से बीमारी। इस बीमारी का केवल और केवल एक ही कारण है, इम्यूनिटी कम होना, रोग प्रतिरोधक। आप अपने शरीर को इतना, वो क्या कहते हैं, जो सूजन आ गई है, खाली सूजन पे काम करते हैं, असली जो कारण है इम्यूनिटी का कम होना, उस पे इसका इलाज नहीं किया जाता। इसीलिए इस बीमारी को लाइलाज बना दिया। बीमारी लाइलाज का होने का कारण नहीं है कि असली जो कारण है शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होना, उस पर तो कुछ काम नहीं हो रहा, बल्कि इवन ऐसा किया जाता है। मैंने मॉडर्न साइंस में अगर आप इसके इलाज की बात की जाए तो इनहेलर, स्टीरॉइड्स ये दिए जाते हैं, और साथ ही साथ उसकी इम्यूनिटी को कम करने की दवाइयां दी जाती हैं। इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? अगर इम्यूनिटी उसकी ज्यादा काम नहीं करेगी तो कोई भी चीज अंदर जाएगी, इम्यूनिटी उसको रोकेगी नहीं और उसको सांस की तकलीफ नहीं होगी, तो उल्टा उसकी इम्यूनिटी को और कम करने की चीजें उसको दी जाती हैं। इसी वजह से बीमारी का इलाज। ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि डॉक्टर अगर हम इम्यूनिटी बूस्ट कर दें तो हर इस बीमारी का इलाज हो सकता है। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारी एलेक्स के पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिससे आप इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं? जी, तो दोस्तों इस बीमारी को 100% ठीक किया जा सकता है। केवल एक ही तरीका है कि हम अपने शरीर को इतना मजबूत करें कि आप धूल में जाए, मिट्टी में जाए, धुएं में जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्योंकि कुछ लोगों को छींकें आती हैं, कुछ को एहसास होता है, बाकी को नहीं होता, तो बाकी की इम्यूनिटी अच्छी। तो आपको भी अपनी इम्यूनिटी अच्छी करनी है, उसके लिए हमने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आयुर्वेद के बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमने एलेक्स में बनाए हैं। जैसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट आपको बताऊंगा जो आपको इस्तेमाल करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आप मेरे सामने भी कुछ प्रोडक्ट रखे हैं, जैसे कि एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट जो स्पेशल अस्थमा के लिए हमने बनाया, एलर्जीज के लिए बनाया, वो है एंटी एलर्जिक जूस। ये स्पेशली एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये क्या करेगा, ये आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा, उसके साथ साथ आपके जो सांस की नलियों में जो एक्स्ट्रा कफ जम गया है, या होता है कफ क्या है, कोई बाहर से कोई चीज नहीं है सर, मैं आपको बताऊं कि कफ जम गया है। कफ क्या है? कफ जब कहीं भी सूजन आती है ना, तो वहां से सिक्रीशन शुरू हो जाते हैं, कुछ सिक्रीशंस निकलने शुरू होते हैं। जो भी कोई चीज इन्फ्लेम हो जाती है तो वहां से सिक्रीशंस निकलते हैं, वो सिक्रीशन निकल के हमारी कफ अंदर की नलियों में जम जाते हैं, कफ जम जाता है। तो एक बहुत अच्छा एक कफ को निकालने वाली चीज है। इसमें इसके अलावा गिलोय है, इसमें अमलतास है, इसमें निशोत है, इसमें कंठकारी एक आयुर्वेद का ऐसा हर्ब्स है जो कफ को पतला करने के निकालने के बहुत ही उत्तम औषधि है। तो बहुत ही लाजवाब औषधियों को, आंवला विटामिन सी का भरपूर है, तुलसी आप समझते हैं, तो ये नायाब चीज है एंटी एलर्जिक जूस अस्थमा के लिए। और इसका इतना दिन से पेशेंट को रिलीफ होना शुरू हो जाता है। इसको अगर हम संजीवनी बोले तो जी, इसको अस्थमा के लिए संजीवनी बोल सकते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई स्टीरॉइड, च्यवनप्राश, और हमने एक बहुत ही शानदार च्यवनप्राश बनाया, जैसे कि आप सब जानते हैं, सांस के रोगियों के लिए अमृत है सर। अगर सांस के रोगियों के लिए मैं इनको बोलूं कि च्यवनप्राश नहीं अमृत प्राश है, तो छोटी बात नहीं होगी। तो जिसको भी सांस में तकलीफ है, चाहे वो अभी पुराना अस्थमा है या किसी को अभी सीजन के दौरान या ऐसा कुछ हो रहा है, या छोटे बच्चे हैं, कोई भी, सभी के लिए रामबाण औषधि है कि उनको च्यवनप्राश रोजाना 5-5 ग्राम में 1 चम्मच सुबह शाम लेना चाहिए। बच्चे हैं तो आधी चम्मच लेना चाहिए, और इसके ऊपर से गर्म पानी या आप गर्म दूध भी सेवन कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें। इसके अलावा जो एक चीज और बच गई है, जो स्पेशली अस्थमा के पेशेंट्स को यूज करनी चाहिए, वो है, हमें बॉडी में, अस्थमा वाले पेशेंट को क्या है, बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होने लगता है। और अभी आप देख रहे होंगे चारों तरफ ऑक्सीजन, यही करंट, एक सबसे आज का सबसे भयानक मुद्दा ऑक्सीजन का है। तो हमें अपनी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड करना है। ऑक्सीजनेटेड करने के लिए क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट चीजें सेवन करनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट चीजें क्या करती हैं, हमारे शरीर को ऑक्सीजनेटेड करती है ना, फ्री रेडिकल्स को दूर करते हैं, और उसके लिए सबसे अच्छी चीज है फ्रूट्स सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हो खाना। तो इन तरीके से शरीर का शोधन करके इस बीमारी का इलाज बताया गया। तो इसमें आज के माहौल के हिसाब से, और वैसे भी अस्थमा में स्टीम इनहेलेशन बहुत कारगर साबित हो सकती है। तो प्रतिदिन हर व्यक्ति को, चाहे अस्थमेटिक है तो उसको लेना ही चाहिए, और अस्थमेटिक नहीं भी है तो भी लेना चाहिए। तो उसको गर्म पानी कर सकता है घर पे, जरूरी है आपके पास कोई अपरेटस हो, या तो स्टीम वाला अपरेटस बाजार में मिलते हैं इलेक्ट्रिक, वो ले सकते हैं, या आप घर पे भी वैसे भी भगोने में पानी ले, अच्छे से उबाल लें उसको। उसमें क्या करना, आपको तुलसी एक बहुत अच्छा एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट है, सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये क्या करना है, उस गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में तुलसी डालनी है, और साथ ही साथ आप उसमें घर में चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं। उसको डाल दें, उसकी भाप लेनी है दिन में 2 बार। ये रामबाण साबित होगा सर। आज के समय में जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ है, किसी भी वजह से है, मैं उनसे विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि वो स्टीम इनहेलेशन जरूर करें।
आज ही शुरू करें, रोजाना 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को, पूरा परिवार स्टीम इनहेलेशन जरूर करें। जी डॉक्टर साहब, आज की अभी हम कुछ रिसेंटली कुछ ऐसी बातें सुन रहे हैं कि मास्क लगाने से बहुत ज्यादा ये अस्थमैटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कुछ इसके प्रकाश डाले कि ऐसा कुछ है या ये ऐसी मिथ है, ये बताइए। जी देखिए, अभी जैसे मेरा मास्क मेरे पास है और अभी जिस तरह की ये महामारी फैल रही है सर, तो मैं सभी को एडवाइस करूंगा कि वो मास्क लगा के रखें। क्यों लगा के रखें? क्योंकि ये जब आप मान लो मैंने मास्क लगाया है, आपने भी मास्क लगाया है, बाई चांस आपको इन्फेक्शन है तो आपके ड्रॉपलेट मेरे तक ना पहुंचे और मैं इससे बचाव कर सकता हूं। तो पहली बात तो ये किससे बचा रहा है, हमें कोरोना इन्फेक्शन से बचा रहा है। दूसरा, जैसे हमने बात की अस्थमा के ट्रिगर्स की, जैसे धूल, मिट्टी, धुआं और स्पेशली जो इस मौसम में पोल्यूटेंट, तो जो पोल्यूशन है उस पोल्यूशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में बताया गया कि हमें नाक मुंह को ढक के रखना चाहिए। तो नाक और मुंह को ढक के अगर बाहर जाएंगे तो सीधी सी बात है, सोचने की बात है, क्या ये अस्थमा को बढ़ाएगा या बचाएगा? वही कर रहा है सर। अस्थमा के पेशेंट में ये मिथ चल रहा है कि ये लगाने से अस्थमा के पेशेंट बढ़ रहे, नहीं, बचा रहा है। हाँ ठीक है, अनवांटेडली आप घर पे अकेले हैं, आप सो रहे हैं, उस समय ना लगाएं इसको, उस समय इसको ना लगाएं। जब भी आप घर से बाहर निकलें या आप भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाएं तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि सब ये मास्क लगा के रखें। इससे आपको ये दोनों से बचाएगा, आपको अस्थमा से भी बचाएगा और कोरोना से भी बचाएगा। तो ये लगाना सेफ है, सुरक्षित। सर एक चीज और बताएं कि हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमें अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइजेज बताएंगे, लेकिन क्योंकि अभी बाहर जाना ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या योग से हम इस चीज का हल निकाल सकते हैं? अस्थमा का कुछ योग के ठीक होने में, अस्थमा के ठीक होने में योग का क्या योगदान है, ये मुझे बताइए। जी सीधा सा है, अस्थमा को अगर दूर करना है ना सर, या जो भी आज इसमें जो सांस की तकलीफ लोगों को हो रही है, इसको दूर करने के लिए डबल डोज चाहिए सर। डबल डोज, और डबल डोज वैक्सीन वाली डबल डोज नहीं, वो तो आप लगवा ही रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लगवाइए। लेकिन डबल डोज क्या चाहिए? आयुर्वेद की डबल डोज, आयुर्वेद प्लस योग, ये दोनों की डबल डोज चाहिए कि इस बीमारी को 100% जड़ से खत्म कर सकते हैं सर। इसमें जितना योगदान आयुर्वेद का है उतना योगदान योग का भी है इस बीमारी को ठीक करने के लिए। आपको अपने लंग्स को ठीक रखना है, हेल्दी रखना है, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आपको एक प्राणायाम करना चाहिए सर। प्राणायाम, अपने जो प्राण है, जो अपनी वायु है, उसको बढ़ाना, उसको आयाम देना है, तो उसको प्राणायाम करना चाहिए। तो बहुत छोटे छोटे 2-3 चीजें हैं, उनको करके चार चीजें आपको स्पेशली हैं, वो आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, घर पे कर सकते हैं। उन 4 चीजों को करके आप अपने लंग की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और जो इवन मेरे पास ऐसे पेशेंट के फोन आते हैं, आईसीयू में है जी, सांस लेने में तकलीफ है, सैचुरेशन, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो भी इनके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको स्पेस की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा आसन करने की जरूरत नहीं, कहीं भी चेयर पे बैठ के कर सकते हो, नीचे बैठ के कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। तो 4 चीजें हैं, जिसमें सबसे पहली जो चीज है, जो जिससे शुरुआत करनी चाहिए, वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका क्या है सर कि हमें फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल करना है, तो उसको बोलते हैं भस्त्रिका, भट्ठी के समान। तो उसमें क्या करना है, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे चेयर पे बैठे हैं, तो आप भी मेरे साथ कीजिए, सभी लोग आप भी कीजिए, ऐसा करना है। ये भी तीन गति से, सामान्य गति है। फिर इसके बाद मध्यम गति, अगर आपको लगता है कि आप कोरोना कमजोर था तो आप सामान्य गति कर सकते हैं, कोरोना थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया तो मध्यम गति से। लगता है दुश्मन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको लगता है फेफड़े और मजबूत करने हैं तो फास्ट गति। ये है भस्त्रिका। तो दोस्तों से हम आग्रह करेंगे हमारे साथ ये भी हाँ, सभी कीजिए। सुबह उठ के सबसे पहले शुरुआत हमें भस्त्रिका से करनी है, इसी क्रम में करना है जो मैं क्रम बता रहा हूं, भस्त्रिका करनी है। उसके बाद दूसरा हमें करना है कपालभाति। ये आपको भस्त्रिका क्या करना है, ऐसे जैसे मैंने बताया आपको 20 टाइम करना है एक बार, और ऐसे 3 सेट करने हैं। अच्छा। एक बार में 20 बार करना है ऐसे। बीस बार हुआ तो ये एक सेट पूरा हो गया। ऐसे ही आपको रोज सुबह 3 बार ऐसा करना है ना। 3 बार हमने किया, 3 भस्त्रिका सेट की, फिर उसके बाद कपालभाति करना है। कपालभाति में क्या करना है सर, सांस अंदर लेना है, और जो हमारा एब्डोमेन है, पेट है, आप एक हाथ इस पे भी रख सकते हैं ताकि आप अच्छे से फील कर पाए, इसको अंदर करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। जैसे प्रेशर से पेट अंदर, सांस बाहर,
ऐसा उल्टा नहीं करना। कई लोग ऐसे झटका देते हैं, मैं देखा ऐसे लोग करते हैं, ऐसे नहीं, इसको अंदर ऐसे, तो 20 बार करना है और ऐसे इसको लगातार 3 सेट, इसको भी 3 सेट करना। कपाल भाती, कपाल मतलब माथा, भाती मतलब इसकी चमक, स्कल शाइनिंग, ये दोनों जो भी करेगा, भस्त्रिका और कपाल भाती जो भी करेगा सर, लंग्स की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी और साथ साथ उसका ओज बढ़ जाएगा, उसके चेहरे से तेज नजर आएगा, उसका चेहरा चमकेगा तेज। जैसे आपने सुना होगा तेजस्वी पुरुष है, तो तेजस्वी पुरुष बनने के लिए बहुत ही शानदार ये है। उसके बाद हम जो तीसरे नंबर पे वो करना है हमें अनुलोम विलोम। बहुत शानदार चीज है फ्रेंड्स अनुलोम विलोम। हमें क्या करना है, आपकी दोनों नोस्ट्रिल्स है ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नाक को बंद करना है, दूसरी से गहरा सांस, जितना चाहे धीरे धीरे ले पर गहरा सांस लेना है। अब जिससे सांस लिया उसको बंद कर देना है और दूसरी से छोड़ना है, बिल्कुल खाली कर देना है। फिर जिससे छोड़ रहे हैं उसी से ले वापिस, फिर इसको बंद करें, दूसरी से छोड़ दें, आंखों को भी हल्का बंद रख के कर सकते हैं आप। तो ऐसा 20 बार करेंगे। आपने एक ही बार किया तो सही बताइए आपको कैसा फील हुआ है? एनर्जी तो आती है, रिवाइव होता है, सारा रिवाइव होता है। तो अनुलोम विलोम भी ऐसे 20 बार करना है ना, दिन बाद 20 बार भी करेंगे तो भी चलेगा, 3 सेट तक इसके कर सकते हैं। तो 3, चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है भ्रामरी। 4 प्राणायाम दोस्तों करके कोई भी अपने बॉडी के ऑक्सीजन को बढ़ा सकता है, लंग की कैपेसिटी को गुना बढ़ा सकता है। भ्रामरी में क्या करना है सर, हमें दोनों ये अंगूठे हैं, इससे कान बंद करना है। अच्छा जी। उसके बाद जो ये उंगली है ये दोनों माथे पे आनी चाहिए, आईज को कवर कर लीजिए, इससे आईज भी बंद हो जाएंगी। उसके बाद जो अगली उंगली है नाक होठ के ऊपर, ग्लास वाली होठ के नीचे और कान बंद। और हमें पहले सांस ले लेना है और छोड़ते हुए गले से भंवरे के समान आवाज, भ्रामरी भंवरे के समान आवाज आनी चाहिए, जैसे ऐसे है ना, ऐसे किया मैंने। उसके बाद आवाज करना, ऐसे आप फील करेंगे एक बार में कि आपका पूरा श्वसन तंत्र आपका एक्टिवेट हो गया, सांस लेने की तकलीफ भंवरे के समान आवाज आनी चाहिए। ऐसा 5 बार आप 3 बार सेट ऐसा कर सकते हो भ्रामरी। तो ये 4 प्राणायाम है, इनको आप कर सकते हैं। और एक जो सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अस्थमा को दूर करने के लिए या जो सांस की तकलीफ है उसको यूज करने में बहुत शानदार चीज है। जैसे कि हम सब ओम शब्द आप सुनते हैं, है ना, ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जी कि इसका उच्चारण करने से हमारे लंग्स के अंदर से इसकी आप आवाज फील करेंगे तो यहां से जनरेट हो रही है आवाज, आपके लंग्स की कैपेसिटी। तो हमें ओम का उच्चारण रोज करना है, सुबह 5 बार। कैसे करना है, आप डीप अंदर से आवाज आनी चाहिए, जैसे कि सांस लिया उसके बाद आवाज करनी है ओ, काफी लंबा, जितना आप डीप ब्रीदिंग, डीप आपको, तो ये 4 चीजें आप करके बहुत आसानी से आप अस्थमा या इस लंग की कैपेसिटी को कई गुना आप बढ़ा सकते हैं, अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी छोटी सी चीज कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप बेड पे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, तो आप एक तो डीप ब्रीदिंग करते रहे। उसके अलावा मुद्राएं, हस्त मुद्राएं, आयुर्वेद में बहुत, योग में बहुत शानदार चीजें हस्त मुद्राएं, हाथों की केवल अलग मुद्रा है सर, जो हमारे पंच महाभूत हैं उनको रिलेट करती है हमारी 5 उंगलियां, है ना, 5 उंगलियां को रिलेट करती हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इन सबको अलग अलग आपस में टच करके अलग अलग मुद्राएं बना के कहीं भी चलते फिरते, गाड़ी में, बस में, लेट रहे, कुछ भी करते हैं, तो एक मुद्रा जो आपकी प्राणवायु को सुधारेगी, स्पेशल आपके सांस वाली तकलीफ को दूर करेगी, तो वो है उस मुद्रा का हम स्पेशल नाम देते हैं वायु मुद्रा, है ना। वायु मुद्रा में आपको क्या करना है, ये उंगली लेनी है सर, है ना, इंडेक्स फिंगर लेनी है, इसको अंगूठे के टच पे या रूट पे टच करना है और इसको बस हल्का से ऐसे करना है ना, बस ऐसे ही दोनों हाथ को करना है, इसको इधर किया, इसको किया, तो बस आप बैठ गए वायु मुद्रा में।
बस ये काली काम करके भी आप अपनी लंकी का नष्ट कुछ नहीं करना, बस आप घर पे हैं, लेटे हैं, कुछ भी रखो, वायु मुद्रा लगा के अपनी लंकी का नष्ट। पुराने जो ऋषि मुनियों को वैसे ध्यान में देखा है तो वो इसी मुद्रा में, वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये मुद्रा को किसी दिन हम स्पेशल आपसे चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां अभी तक आपने दी। जाते जाते एक जो स्वर्ण आप जो हमेशा खाने के लिए बताते हो कि वो विशेष खाना इस चीज के लिए, हमारे अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ठीक करने के लिए कोई ऐसा? जी जी बिल्कुल सही बात है सर। देखिए, मैं जैसे अपन हर बीमारी पे कोई एक चीज ऐसी जिक्र करते हैं जो आपकी बीमारी को जल्दी ठीक करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो पहली बात तो ये अस्थमा को ठीक करना है, दमा को ठीक करना है, तो उसका सबसे पहला कि हमें ज्यादा ज्यादा कच्चे फल खाने चाहिए सर, और कच्चे फल में भी ज्यादा ज्यादा सिट्रस फ्रूट। रोज सुबह हमें 12 बजे से पहले 4 तरह के फल खाने चाहिए, और उस 4 तरह के फल में एक सिट्रस फ्रूट अवश्य होना चाहिए। रोज सुबह 12 बजे से पहले 4 तरह के फल खाने चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए, और उस 4 तरह के फल में एक सिट्रस फ्रूट अवश्य होना चाहिए। सिट्रस फ्रूट मतलब उसमें पाइनएप्पल हो सकता है, उसमें मौसमी हो सकती है, उसमें ऑरेंज हो सकती है, या खट्टा जो भी सिट्रस फ्रूट्स है वो एक होना चाहिए। एक ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा आपका जो मैंने बताया कि मैं हमेशा बताता हूं कि अपनी दिनचर्या को सुधार के इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। सुबह आप उठें, सुबह 4 प्राणायाम जो बताए वो करना है, और रात को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। बस ये इंपोर्टेंट रखना है। और एक चीज जो आयुर्वेद का एक स्पेशल नुस्खा जो मैं हर बार आपको किसी बीमारी को बताता हूं, तो अस्थमा को ठीक करने का, चाहे आपका 50 साल पुराना अस्थमा है, पहले दिन से ठीक होने लग जाएगा, उसका एक नुस्खा आपको बता देता हूं। दालचीनी आपने देखी है? बिल्कुल। आप घरों में मोस्टली मसाले यूज करते हैं, छाल जैसी जैसी। आपको क्या करना है, दालचीनी का पाउडर कर लेना है, उसको पीस लेना है। दालचीनी का पाउडर लेना है 1 चम्मच, और साथ में शहद लेना है, और उनको आपस में बहुत देर तक मसलना है। उसका मर्दन करना है, जो बताएगा मर्दन करना है। उसको जितना ज्यादा मसलेंगे उतना अच्छा है। शहद ले सकते हैं या गुड़ भी ले सकते हैं, अगर गुड़ मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज शहद ज्यादा बेनिफिशियल है गुड़ के। पहले कोशिश शहद की करें, ना मिले तो गुड़ ले सकते हैं। आप 1 चम्मच दालचीनी पाउडर ले और उसको अच्छी तरह मिला के उसको चाट लें। उसको चाट के आपको इस्तेमाल करना, ऊपर से आप 2 घूंट गर्म पानी या गर्म दूध पी सकते हैं। पूरा 1 चम्मच? हाँ, पूरा 1 चम्मच। उसको अच्छी तरह मर्दन करके उसको चाट लें। दोस्तों, पहले दिन से ही मैं हरी जी आपको विश्वास दिलाता हूं, पहले दिन से ही अस्थमा की बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी, और लगातार 90 दिनों तक अपने ये उत्पाद इस्तेमाल करने से, और जो मैंने आज नुस्खा बताया है, अगर कोई व्यक्ति करेगा तो 90 दिन 91 दिन 91 डेज वाले दिन उसको अस्थमा नहीं होगा। ये मेरा वादा है उससे। अस्थमा फ्री पेशेंट, अस्थमा फ्री जीवन, डॉक्टर साहब ने जो बताया, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत अच्छी, अपने एक तो इम्यून बढ़ाएंगे, अपना इम्यूनिटी बढ़ा देंगे, और दूसरा अपने को अस्थमा फ्री कर देंगे। और इसी तरह से हम धीरे धीरे अगर इस मुहिम को चालू रखें और बढ़ाएं तो कुछ समय बाद पूरा भारत अस्थमा फ्री हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा सर। और स्पेशली मैं जैसे अभी मेरे को याद आ गया, एक चीज पॉइंट ऐड करना है कि अभी लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बड़ा दिक्कत आ रही है, तो एक तो जो मैंने प्राणायाम बताए हैं वो करने हैं, साथ में वो भी दालचीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो अपने उत्पाद की बात कर सकते हैं, और साथ में ज्यादा पैनिक ना हो, जिसको भी सांस लेने में तकलीफ हो, जो प्राणायाम बताए वो करना है। और साथ में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आपको प्रोन पोजीशन में, घर पे ही आप प्रोन पोजीशन मतलब आप बेड पे अपने पेट के बल लेट लीजिए, एक कोई कुशन या तकिया लीजिए सर, वो यहाँ पर रखना है, रिब्स और पेट के बीच में रखना है, और बिल्कुल रिलैक्स होके लेट जाइए। उसी से आपके ब्लड में ऑक्सीजन, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाएगा। तो बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन आप घर पे भी बढ़ा सकते हैं, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, और इन सारी चीजों से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, और आप अस्थमा जैसी खतरनाक, जिसको आज तक यही बोलते थे कि दमा दम के साथ जाता है, दोस्तों दमा दम के साथ नहीं, दमा 90 दिन में जाएगा, दवा 90 दिन में जाएगा। ये हमारा आज का बॉटम लाइन है। जी सर। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर और बहुत उपयोगी जानकारी के लिए। दोस्तों, अगली बार फिर हम लाइव आएंगे, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कोई ऐसी बीमारी का इलाज, कोई ऐसी रोग मुक्त समाज को निर्माण करने में जो डॉक्टर साहब का योगदान है, उसके लिए हम सहयोग से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। जय सुपर एलेक्स।